Hello, dear friends. Again, very warm welcome to all of you at Conceptual Brainstorming Integrated Way of Learning by Dr. Shrikant Verma. So, right now in this part, we are going to talk only and only very standard textbook, our Robbins. Yes, पैथोलॉजी की हम बात करते हैं और इसमें बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं दैट इज रिलेटेड विथ आवर साइटोकाइन एंड द कीमोकाइन, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है हमारे फार्मेकोलॉजी और इसके साथ साथ हमारे मेडिसिन टॉपिक के साथ होने वाला है, जिसमें हम इन साइटोकाइंस को इन हमारे कीमोकाइंस को इनहिबिट करके, इन्फ्लामेशन को इनहिबिट करके हम पेशेंट में होने वाली जो बहुत सारी बीमारियां होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डिफरेंट काइंड ऑफ द नॉलेज. सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी दिस इमेज and we are going to refer our textbook Robbins 10th edition page number 73. yes, and this is the point cytokine and chemokine जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है. सो yes, हम इस प्लेटफॉर्म में आराम से स्टडी कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं, लाइन टू लाइन देखते हुए चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चल रहे हैं. सो एंजॉय द ईच बाइट ऑफ द नॉलेज. ओके, सो जस्ट सी हियर. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो साइटोकाइन या कीमोकाइन होता है वो क्या है. सी हियर, हम देखने जा रहे हैं साइटोकाइन. ओके सर, तो ये साइटोकाइन का मतलब क्या है? साइटो का मतलब जैसा कि आपको पता है सेल. यस सर. काइन वर्ड जो है जनरली हम प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, तो ये काइन वर्ड जो है वो क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग द आवर प्रोटीन टर्म. ओके सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल. यस, ये साइटोकाइन कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स हैं जो इन्फ्लामेशन को मीडिएट करते हैं और कुछ खास सेल से निकलते हैं. तो कौन कौन से सेल से ये सिंथेसाइज होते हैं? सी हियर, दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मैक्रोफेज. ओके सर. और इसके साथ में क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स जैसे कि लिम्फोसाइट में ये बनते हैं. फाइन सर. इसके अलावा यस, दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अवर एंडोथीलियल सेल्स. यस सर. इसके अलावा ये कुछ इपिथीलियम सेल से भी बनते हैं, इपिथीलियल सेल्स एटसेट्रा. इन सभी चीज़ों से ये सिंथेसाइज हो सकते हैं. फाइन सर. अगली चीज, प्रोटीन से हमारे ब्रेन में क्या क्लिक करेगा हमारे एग्जाम टाइम में? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोटीन. सी हियर. यस, ये जो है साइटोकाइन, ये स्पेसिफिक सेल प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन से हमें ये समझ में आता है कि एक स्पेशल सेल प्रोटीन है, सेल से रिलीज होते हैं. यस, विच पार्टिसिपेट इन इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं. ओके सर. एंड दे मॉड्यूलेट. मॉड्यूलेट मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. दे मॉड्यूलेट एक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स. तो जो बहुत सारे हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, हम आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे कि कौन कौन से इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, उनके एक्शन को ये मॉड्यूलेट करेंगे. ओके सर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, इन्फ्लामेटरी सेल्स अगेन आपको दो टाइप के नजर आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यस, व्हाट आर द टू टाइप्स? फर्स्ट इज अवर एक्यूट इन्फ्लामेशन. आप जानते हैं, तो इसमें आपके केमिकल मीडिएटर होंगे एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन. फाइन सर. सो दिस सेकेंड समझने की कोशिश कीजिए. एक्यूट इन्फ्लामेशन में टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर पार्टिसिपेट करता है. हमने थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में किया हुआ है और देखेंगे. और इसके साथ में इंटरल्यूकिन 1 और साथ में इंटरल्यूकिन 6. ओके, या तो क्रिकेट खेलते समय सिंगल डबल करना, सिंगल रन लेना, या फिर सीधे छक्के मारने हैं. तो ये जो चीज़ें होती है तो वो एक्यूट इन्फ्लामेशन के कंडीशन में देखने के लिए मिलती हैं. फाइन सर. नाउ फर्दर थिंग्स, सी हियर. क्रोनिक इन्फ्लामेशन में आपको क्या क्या केमिकल मीडिएटर नजर आएंगे?
इंटरफेरॉन आपको याद रखना है, इंटरफेरॉन यस, गामा फॉर्म, गेटिंग द पॉइंट। और इसी के साथ में इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 17। तो इंटरल्यूकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें से 12 और 17 जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। नाउ सी हियर दिस our interleukin 16 they are generally known as our yes chemokines, getting the point। और भी हम कुछ पॉइंट लर्न करते हैं, सी हियर yes, ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, यस, कुछ फ्लो चार्ट जिससे आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे। सी हियर, क्रोनिक इन्फ्लामेशन या कैंसर जब होता है, ओके सर, तो इस सिचुएशन में टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर सिंथेसाइज होता है जो टिश्यू में नेक्रोसिस करवा सकता है। अब ये जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ अवर प्रोटीन एंड लिपिड। तो ये लिपिड और प्रोटीन को मोबिलाइज करने का काम कर सकता है, ओके। सो इट इज लीडिंग टू द यस अवर सप्रेशन ऑफ एपेटाइट। तो इस कारण ये भूख को इनिबिट कर देता है, ओके। दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इज अवर एनोरेक्सिक एजेंट ऑल्सो। एनोरेक्सिक मीन्स जो भूख कम करता है, ओके। दैट्स व्हाई यस देयर इज द अवर कैचेक्सिया, गेटिंग द पॉइंट। आपने देखा होगा कि कैंसर के कंडीशन में आदमी जो है बहुत दुबला पतला हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लग जाती है, दैट इज आवर कैचेक्सिया। सो दिस इज द इमेज फॉर योर इमेजिनेशन। तो आपने देखा होगा अगर कोई टीबी का पेशेंट है, यस, अगर कोई टीबी का पेशेंट है और अगर मान लो इवन कैंसर का पेशेंट है तो बहुत दुबला पतला हो जाता है और हड्डियां दिखने लग जाती हैं। दिस सिचुएशन इज अवर कैचेक्सिया, गेटिंग द पॉइंट। तो ये है आपका कैचेक्सिया। ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी क्रोनिक इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है तो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होता है, ये सेल में से प्रोटीन और लिपिड को निकालना चालू कर देता है। अब ये प्रोटीन और लिपिड ब्लड में पहुंच गए, एनर्जी दे रहा है, तो आदमी को खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेल से प्रोटीन निकल रहे हैं, सेल से सारे एजेंट निकल रहे हैं, इसलिए आदमी को भूख नहीं लगती और सेल से निकलने के कारण एक एक सेल कमजोर होता चला जाता है, टिश्यू कमजोर होते चले जाते हैं और आदमी में हड्डियां दिखने लग जाती हैं। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। अब आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों कैंसर के कंडीशन में या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कंडीशन में हड्डियां दिखने लग जाती हैं, कैचेक्सिया हो जाता है। सो एंजॉय द ईच बाइट ऑफ द नॉलेज, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके सर, फाइन। आगे हम और भी कुछ चीजें लर्न करते हैं, सी हियर, यस। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट देयर इज अवर, in case of the chronic inflammation, yes, there are the few more situation, try to understand। हम कुछ और चीज़ें लर्न करते हैं। अगर मान लो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो उस सिचुएशन में यस माइक्रोब इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया जो है उससे कई सारे एजेंट बन रहे हैं, यू कैन से माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स बने, जैसे कि टॉक्सिन रिलीज हुआ और इसके साथ में बाकी जो साइटोकाइन है, हम अभी साइटोकाइन को और डिटेल में देखेंगे, साइटोकाइंस बनते हैं और आप बोल सकते हैं टॉक्सिन बनते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या करते हैं, दिस ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मैक्रोफेज एक्टिवेशन, ओके सर। इन्होंने मैक्रोफेज को इन्फ्लामेटरी सेल को एक्टिवेट कर दिया, याद रखेंगे। न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स है, मैक्रोफेज लिम्फोसाइट दे आर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, ओके सर। आगे हम समझते हैं कि जैसे ही मैक्रोफेज एक्टिवेट हुआ, ऑल्सो रिमेंबर अदर सेल्स ऑल्सो,
फाइन सर। तो उस सिचुएशन में टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर या इंटरल्यूकिन 1 हमारा रिलीज होता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होता है। सो रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1, यस सी हियर, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन में होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन है लेकिन एक्यूट इन्फ्लामेशन को स्टिमुलेट करने के लिए टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 रिलीज हो रहे हैं, इवन इंटरल्यूकिन 6। कहने का मतलब जब भी कहीं गड़बड़ी हुई है, आपने वहां पर झांका, आपने वहां देखा, आपने केमिकल एग्जामिनेशन किया, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर दिखा, इंटरल्यूकिन 1 दिखा, इंटरल्यूकिन 6 दिखा, समझ जाइए वहां पर एक्यूट इन्फ्लामेशन रनिंग है। ओके, हाँ, ये निकल किससे रहा है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस से। फाइन, आगे हम लर्न करते हैं, ये जो इंटरल्यूकिन 1 है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है, ये क्या करते हैं? सी हियर, try to understand, yes, these are responsible for the few local effects, जहां पर रिलीज हो रहे हैं वहीं पर कुछ एक्टिविटी शो करेंगे। ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सिस्टमिक इफेक्ट्स, कुछ इफेक्ट हमारे पूरे बॉडी में आपको नजर आएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोकल इफेक्ट की हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से लोकल इफेक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट सी हियर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर our effect on vascular एंडोथीलियम, तो वेसल्स के एंडोथीलियम में ये कुछ इफेक्ट डालेंगे। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स, वहाँ जो WBC हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, और साथ में फाइब्रोब्लास्ट, इनके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। 1 2 3। ओके सर, इन्फ्लामेशन हुआ, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर निकला, इंटरल्यूकिन 1 निकला, ये क्या कर रहे हैं? ये लोकल इफेक्ट डाल रहे हैं किस पर? वहां पर जो ब्लड वेसल उसके एंडोथीलियम पर, WBC पर और फाइब्रोब्लास्ट पर। ओके सर, आगे वेस्कुलर एंडोथीलियम में ये क्या करेंगे? अलग अलग इफेक्ट। सी हियर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? यस, दे आर कॉजिंग द मोर expression of WBC adhesion molecule, getting the point? ये ऐसे एजेंट है जो WBC को चिपका के रखने का काम करेंगे। फर्स्ट तो WBC का एडेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल्सो देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1, तो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो और ज़्यादा इंटरल्यूकिन 1 के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, और इसके अलावा दूसरे कीमोकाइंस के प्रोडक्शन को भी ये बढ़ाएगा। ओके सर, तीसरा, यस सी हियर, देयर इज द मोर प्रो कोएगुलेंट, यस, क्लॉटिंग का फिनोमिना बढ़ जाएगा, और इसके साथ में डिक्रीज एंटी कोएगुलेंट, यस, कुल मिलाकर के क्लॉट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। फाइन सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड WBC के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। ओके सर, सी हियर, WBC एक्टिवेट हो जाएंगे, और दूसरी चीज ये भी साइटोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ऑफ साइटोकाइन। ओके सर, तो WBC जो कि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर के कारण एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होकर के साइटोकाइन का ये प्रोडक्शन को बढ़ा दे रहे हैं। अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें जो हैं, अगेन कॉन्सेंट्रेट, ओके, दिस वेस्कुलर एंडोथीलियम इफेक्ट एंड ल्यूकोसाइट इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें मिल करके क्या करती हैं? इन्फ्लामेशन को और बढ़ाती हैं। यस, तो समझ में आ रहा है हमको कि कहीं पर भी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर हुआ और इंटरल्यूकिन 1 हुआ, वो इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। इसलिए अगर इन्फ्लामेशन को सप्रेस करना है तो TNF अल्फा इनिबिटर, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इनिबिटर, इंटरल्यूकिन एंटागोनिस्ट हम देंगे। ओके, तो इसलिए आपको क्या याद रखना है? फार्मा और मेडिसिन इंटीग्रेशन, यस, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर
इनहिबिटर 1। और दूसरी चीज बेटा आप याद रख सकते हैं, द सेकेंड वन इज अवर इंटरल्यूकिन इनहिबिटर, और यू कैन से एंटागोनिस्ट। ये क्या करेंगे? यस, दीज विल कॉज इन्फ्लामेशन सप्रेशन। फाइन, सो दिस इज अवर फार्मा मेडिसिन कॉन्सेप्चुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन। अब बेटा ये पॉइंट आपको कहाँ समझ में आएगा? फार्मेकोलॉजी में, हमारे यस मेडिसिन वाले पार्ट में हम इंटरल्यूकिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, हम इंटरल्यूकिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। सो इंटरल्यूकिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर आल्सो देयर। ओके, सो दिस ऑल आर द थिंग्स। ओके फाइन, नाउ आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर निकला और वो फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट किया। फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, फाइब्रोब्लास्ट जब एक्टिवेट होगा तो यस इट विल कॉज यस फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन। और आपको पता है कि फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम होता है? फाइब्रोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलेजन सिंथेसिस। सो यू हैव टू रिमेंबर, यस, कोलेजन synthesis increased. Getting the point? So these are the our two things what you can remember. Now see here, yes, इस तरीके से जब भी इंटरल्यूकिन निकला, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर निकले, फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट किए और कोलेजन सिंथेसिस बढ़ता है, इसलिए घाव भरने का फिनोमिना ज़्यादा होता है, रिपेयर का मैकेनिज्म होता है। यानी कि एक तरफ इन्फ्लामेशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, और साथ ही फाइब्रोब्लास्ट के एक्टिवेशन के साथ रिपेयर की भी एक्टिविटी इन्फ्लामेशन में देखने के लिए मिलती है। फाइन, इसके अलावा सिस्टेमिक साइड इफेक्ट की बात करते हैं, सिस्टेमिक इफेक्ट की बात करते हैं। सी हियर, हमने लोकल इफेक्ट देखा, जहां पर निकला वहीं पर ये क्या क्या इफेक्ट डालता है। सिस्टेमिक इफेक्ट देखते हैं कि ये बॉडी अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो सिस्टम है, ओके, उस पर क्या इफेक्ट डालता है। सी हियर, यस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द फीवर। ये हमें फीवर प्रोड्यूस करेगा। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 ये हमारे बॉडी में फीवर करेंगे, सीएनएस में, हाइपोथैलेमस में चेंजेस लाएंगे। ओके, हाइपोथैलेमस और टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, उसमें अल्टरेशन ला रहे हैं। दूसरी चीज, ये डब्ल्यूबीसी के काउंट को बढ़ा देते हैं। सो ल्यूकोसाइटोसिस इज देयर। ओके सर, तीसरी चीज, जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो कुछ खास केमिकल मीडिएटर बढ़ जाते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इन्फ्लामेशन हुआ है। ओके, हम इसे डिटेल में देखेंगे। दीज आर आवर एक्यूट फेस प्रोटीन्स। ओके, सो दीज आर द अवर डिफरेंट थिंग्स। एक्यूट फेस प्रोटीन, इसको हम शॉर्ट में APP कह रहे हैं। फाइन, चौथी चीज, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर नेक्स्ट पॉइंट। देयर इज द डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगती है। मैं आपको बता चुका हूं, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, टिश्यू में नेक्रोसिस किया तो लिपिड और जितने प्रोटीन है वो बाहर निकले, हमारे ब्लड में आए, उससे हमारी भूख मिट जाती है, इसलिए भूख नहीं लगती, हम खाना नहीं खाते, इसलिए हमारा बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है, कैचेक्सिया आता है। ओके, और इसके अलावा देखा गया है कि इस इंटरल्यूकिन और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर के कारण नींद भी ज़्यादा आती, तो तबीयत खराब होती तो नींद ज़्यादा आती है। सीधी सी बात है, कोई भी इन्फ्लामेशन हो, यानी कि अब जब हम सिस्टेमिक पैथोलॉजी पढ़ेंगे, कभी भी आपको टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 दिखा तो उस जगह में भी इफेक्ट होगा, क्लॉट बनेगा, इन्फ्लामेशन होगा। ओके, और इसके साथ में वहाँ पर खूब ज़्यादा WBC की एक्टिविटी नज़र आएगी, वहाँ पर रिपेयर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कोई भी इन्फ्लामेशन पड़े, एक्यूट इन्फ्लामेशन आएगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को फीवर जरूर होगा, उस कंडीशन में पेशेंट के ब्लड में WBC का काउंट जरूर बढ़ेगा, उस पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उस पेशेंट को नींद में शिकायत, यस, नींद बढ़ जाएगी, ज़्यादा सोएगा। सो ईजी। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए हम जनरल पैथो को आराम से पढ़ रहे हैं, जनरल फार्मा आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग हो गया तो कोई भी चीज़, अब पूरे पैथोलॉजी में यही तो है, इन्फ्लामेशन ही तो है, तो वो हर इन्फ्लामेशन की चीज़ आपकी क्लियर रहेगी। हर बार आप पढ़ेंगे, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे पैनक्रेटाइटिस हो, चाहे मेनिंजाइटिस हो, फीवर होता ही है। क्यों होता है? हियर इज द रीजन, दिस ऑल आर रिलेटेड, इंटरल्यूकिन 1, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन।
ओके तो इस कारण उस पेशेंट में फीवर होगा ही होगा, WBC का काउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ भूख कम लगेगी, नींद ज़्यादा आएगी. सो इजी एंड सो कॉन्सेप्चुअल. ओके सो I want to mention here, okay, this all the points as very tricky and very important. Fine, sir. Getting the point? So you have to remember, yes, I am writing for easiness. Yes, तबीयत खराब होना हमेशा पेशेंट में क्या रहेगा, फीवर प्रेजेंट रहेगा. यस, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, डॉक्टर साहब नींद ज़्यादा आती है. हर डिसीज में आपको यही मिलेगी इन एवरी डिसीज. होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये आपका पॉइंट है. फाइन सर. नाउ आगे समझने की कोशिश करते हैं. सी हियर मोर थिंग्स आई वांट टू टेल यू. यस, हमने यहाँ तक ऑब्जर्व किया था साइटोकाइंस, ये सारी चीज़ों को. सो अगेन वी आर प्रोसीडिंग विद दिस ऑल. यस यस, सी हियर ये जो इंटरल्यूकिन 1/6 हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, दिस ऑल आर नोन एज द कीमोकाइन. तो अब हम कुछ आगे की चीज़ें देखते हैं. यस, वी आर पिकिंग द लाइन्स फ्रॉम द अवर रॉबिन्स. सी हियर साइटोकाइंस एंड द कीमोकाइंस, व्हाट इट इज सेइंग. And then our one table, it is asking about the table number 3.7. here is our table number 3.7. तो इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं कि रॉबिन्स क्या कहता है. so adding these lines directly from your textbook Robbins. So just open the book and follow these lines. Okay, cytokines and the chemokines. Yes, see here, these are secreted by many cell types. पहला पॉइंट कि ये प्रोटीन है. दूसरा पॉइंट बहुत सारे सेल्स इसको सिक्रेट करते हैं. लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल. यस, आई विल टेल यू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आने वाले टाइम में माइक्रोबायोलॉजी में भी हम देखेंगे. बट ऑल्सो द एंडोथीलियल सेल्स, इपीथीलियल एंड द कनेक्टिव टिश्यूज. गेटिंग द पॉइंट. दैट मीडिएट एंड रेगुलेट इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. तो ये क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को. ओके, नाउ बाय कन्वेंशन ग्रोथ फैक्टर्स दैट एक्ट ऑन इपीथीलियल एंड मेसेंकाइमल सेल्स. तो ये क्या होता है, ये ग्रोथ फैक्टर है. ओके, जो इपीथीलियल और कनेक्टिव टिश्यू मतलब मेसेंकाइमल सेल्स, दे आर नॉट ग्रुप्ड अंडर द साइटोकाइंस. तो ये जो ग्रोथ फैक्टर हैं, मेसेंकाइमल सेल्स हैं, वो हमारे साइटोकाइन के अंदर नहीं आते. द जनरल प्रॉपर्टी इन द फंक्शन ऑफ साइटोकाइंस उसको हम अगले आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे. लेकिन कौन कौन से हमारे यस एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइटोकाइन से उसको यहाँ पर लिस्ट बनाया गया है. ओके, अभी हमने देखा सेल से निकलने वाले प्रोटीन, इसको हम साइटोकाइन कह रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, और हमने देखा इंटरल्यूकिन 1 और साथ में इंटरल्यूकिन 6. ओके सर, तो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जो है ये कहाँ से निकलता है, मैक्रोफेज से निकलता है. यस, मास्ट सेल टी लिम्फोसाइट से निकलता है. ओके सर, गेटिंग द पॉइंट. ये क्या करते हैं, दिस ऑल आर स्टिमुलेटिंग. ओके, दीज आर स्टिमुलेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ द एंडोथीलियल एडेशन मॉलिक्यूल. आपको याद आ रहा है, हमने पढ़ा था एंडोथीलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल, समथिंग लाइक दैट, ECAM. ओके, एंड सिक्रेशन ऑफ अदर साइटोकाइन, सिस्टमिक इफेक्ट. तो ये जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है वो बहुत सारी चीज़ें करता है. सिस्टमिक इफेक्ट हमने देखा, तबीयत खराब होना, फीवर होना, भूख ना लगना, नींद ज़्यादा आना, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर. जब भी ये चीज़ें होंगी तो आपका क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी. यस, फीवर आएगा, तबीयत आपकी फ्लक्चुएट कर ही रही है, फीवर आ रहा है, यू कैन से देयर इज अवर
डिक्रीज इन द एपेटाइट, डिक्रीज इन आवर यस स्लिप, इंक्रीज इन द स्लिप, नींद ज़्यादा आएगी, भूख कम लगेगी। फाइन। इंटरल्यूकिन 1 की बात करते हैं तो ये भी मैक्रोफेज से रिलीज होता है। ओके, इंटरल्यूकिन 1 किससे निकलेगा? मैक्रोफेज से निकलेगा। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर किससे निकलेगा? मैक्रोफेज से निकलेगा। ओके, ये भी जस्ट टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर ही उसी की तरह एक्टिविटी करता है और मेन रोल इसका है फीवर में। इंटरल्यूकिन 6 ये भी मैक्रोफेज से निकलता है। कहने का मतलब सारे के सारे केमिकल मीडिएटर किससे निकल रहे हैं? मैक्रोफेज से। और ये भी क्या कर रहे हैं? सिस्टेमिक इफेक्ट कर रहा है, एक्यूट फेस रिस्पॉन्स। कभी भी इन्फ्लामेशन फीवर होता है तो कुछ रिस्पॉन्स नजर आते हैं, दे ऑल आर द एक्यूट फेस रिस्पॉन्स, दे आर नथिंग, वही फीवर, नींद ज़्यादा लगना, यही सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। साइटोकाइंस, यस सॉरी कीमोकाइंस, तो हम कीमोकाइंस की बात करते हैं, ये कुछ स्पेशल, वी विल टॉक अबाउट द कीमोकाइंस इन डिटेल। ओके, लेकिन ये जो कीमोकाइंस हैं, सी हियर, मैक्रोफेज से ये भी निकलते हैं, एंडोथेलियल सेल, टी लिम्फोसाइट, मास्ट सेल, अदर सेल टाइप, इससे निकलते हैं, लेकिन फिर भी सबका मालिक एक है, कौन? मैक्रोफेज। तो ये क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, वो ल्यूकोसाइट को पहचानते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको उनके जगह में पहुंचाते हैं। आप जानते हैं जैसे इंटरव्यू होता है, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो एलिजिबल है उनको पोस्ट देते हैं, जो एलिजिबल नहीं उनको पोस्ट नहीं देते, या जो कम एलिजिबल हैं उनको नीचे वाला पोस्ट देते हैं। तो इसी तरीके से ये कीमोकाइंस रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का, कि किस किस सेल को किस किस इन्फ्लामेशन वाले जगह में जाना है। अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो न्यूट्रोफिल तुम वहां जाओ, एलर्जी है तो इओसिनोफिल तुम वहां जाओ। ओके, खुजली वाली जगह जो है कहीं पर इन्फ्लामेशन हो तो बेसोफिल को ईचिंग वाले जगह में भेज दो, समथिंग लाइक दैट। और बेसोफिल वहाँ पर ईचिंग वाले प्रोसेस को और ज़्यादा करता है। यानी किस सेल को कहाँ भेजना है वो कौन करेगा? कीमोकाइंस करेगा। ओके, सो यू कैन से माइग्रेशन ऑफ द सेल्स, किस सेल को कहाँ भेजना है ये कौन करता है? कीमोकाइंस। इसी तरीके से इंटरल्यूकिन 17, तो आप यहां पर देख रहे हैं इंटरल्यूकिन 17 भी जो है नए एडिशन के अकॉर्डिंग, यस 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 सी हियर, यस, अकॉर्डिंग टू द अवर न्यू एडिशन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ओके, एज वेल एज इंटरल्यूकिन 17, यस, आप देख रहे हैं इंटरल्यूकिन 17 दोनों जगह आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो आप यहां पर नए एडिशन के अकॉर्डिंग और ऐड करेंगे इंटरल्यूकिन 17। ओके, तो इंटरल्यूकिन 17 आपके दोनों में ही पार्टिसिपेट कर रहा है। फाइन, और आगे देखते हैं। यस, द न्यू एडिशन इज सेइंग, न्यू एडिशन इज सेइंग दैट इंटरल्यूकिन 17 ये भी कहाँ से रिलीज हो रहा है? टी लिम्फोसाइट से। कहने का मतलब, ओके, मेनली दिस इंटरल्यूकिन 17 इज कमिंग फ्रॉम द टी लिम्फोसाइट। ओके, ये भी क्या करेगा? रिक्रूटमेंट करेगा, किसका? मेनली न्यूट्रोफिल का। ओके सर, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था इंटरल्यूकिन 12 एंड 17, सी हियर, हमने यहाँ लिखा था इंटरल्यूकिन 12 एंड 17, और इसके साथ में आपका इंटरफेरॉन गामा, यस, these are part of the our chronic inflammation. Okay, so you can see these 3 the interleukin 12, 17 and interferon gamma, chronic inflammation, while the 1, 6 and TNF, these are the part of the acute inflammation. तो यहाँ से आपके MCQ आते हैं, see here, chronic inflammatory cells, interleukin 12, यस, इसमें क्या होगा? क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इंटरल्यूकिन 12 निकल रहे, कहाँ से निकल रहे हैं? फिर से आप याद कर सकते हैं, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, वी विल सी द डेंड्राइटिक सेल्स, दे आर आवर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या करते हैं? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द इंटरफेरॉन गामा। अब इंटरफेरॉन गामा जब निकलता है तो इसका क्या काम होता है? ये टी लिम्फोसाइट, यस, कहाँ से निकलता है? दीज आर रिलीज फ्रॉम द टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। ओके सर, इसका क्या काम है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। सो इट इज हैविंग द इंक्रीज एबिलिटी टू किल माइक्रोब एंड ट्यूमर सेल। तो ये बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को मारता है और ट्यूमर सेल्स को भी मारने की कैपेसिटी रखता है। तो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन को मॉड्यूलेट कर रहा है। इसी तरीके से टी लिम्फोसाइट, यस, ये जो टी लिम्फोसाइट है वो इंटरल्यूकिन 17 रिलीज कर रहा है, और इसका भी क्या काम है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल एंड द मोनोसाइट। कहने का मतलब ये दोनों चीजें एक है। इंटरल्यूकिन 17 ये न्यूट्रोफिल को भी रिक्रूट करता है फॉर एक्यूट इन्फ्लामेशन, और मोनोसाइट को रिक्रूट करता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए। सो अगेन मेकिंग समरी, सी हियर, वी आर लुकिंग द अवर
कीमोकाइंस, साइटोकाइंस बेटर वर्ड। ओके सर। सेल्स, काइंस का मतलब है केमिकल, प्रोटीन। तो स्पेशल प्रोटीन जो कुछ पर्टिकुलर सेल से निकल रहे हैं और इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूलेट करते हैं। ओके, टू टाइप्स, इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपने क्या क्या देखा? इन केस ऑफ द अवर एक्यूट इन्फ्लेमेशन यू आर लुकिंग अवर टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ये तीन चीज़ें हैं जो हमेशा आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन में नज़र आएंगी। जबकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में यस यू विल सी द इंटरफेरॉन गामा। ओके सर। इसके अलावा आप देखेंगे इंटरल्यूकिन 12। ओके सर। और साथ में तीसरी चीज दैट इज अवर इंटरल्यूकिन 17। लेकिन याद रखेंगे दिस इंटरल्यूकिन 17 इज पार्टिसिपेटिंग इन बोथ। यस, ये जो इंटरल्यूकिन 17 है इट इज पार्टिसिपेटिंग इन बोथ। यस, रिमेंबर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ व्हाट, न्यूट्रोफिल। और इसको किस में भेजेगा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ व्हाट, मोनोसाइट। तो ये मोनोसाइट किस में होता है? इट इज पार्टिसिपेटिंग इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो इसलिए याद रखेंगे दिस इंटरल्यूकिन 17 इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोथ। ओके सर, फाइन। नाउ सी हियर द मोर लाइन्स, can you concentrate the lines about the tissue necrosis factor and interleukin 1? yes, अभी जब आप इसको जनरल पैथो में पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, हार्ड लगेगा, बोरिंग लगेगा, अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जब आप पैथो मेडिसिन देखेंगे तो पलट करके इन चीज़ों को फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर टू रीड दिस थिंग्स राइट नाउ। ओके, so we are looking these different points. So just see here, yes. So here is our tissue necrosis factor and interleukin 1. We are going to talk about this all. Okay, तो आपका रॉबिन्स कहता है कि दीज आर हैविंग द क्रिटिकल रोल इन ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट, मतलब डब्ल्यूबीसी को पहचानो और उनको सही जगह पर भेजो। ओके, बाय प्रमोटिंग एडेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी टू द एंडोथीलियम, मतलब ये डब्ल्यूबीसी को एंडोथीलियम से चिपकाता है और उसको वेसल से बाहर माइग्रेट करने में हेल्प करता है। यस, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगर मान लो ये हमारा ब्लड वेसल है, ओके सर, फाइन, तो ये क्या करेगा? यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन डब्ल्यूबीसी रिक्रूटमेंट। तो अगर ये डब्ल्यूबीसी हैं तो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर के इफेक्ट में, यस, TNF एंड इंटरल्यूकिन 1 इनके इफेक्ट में ये क्या करेंगे? यस, दे विल बाइंड, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इनका एडेशन होगा, एडेशन होगा। ओके सर, अब एडेशन होने के बाद ये टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर के कारण ही, यस, ये जो डब्ल्यूबीसी है चिपक गए और फिर वो बाहर आ गए। ओके, वो बाहर निकल रहे हैं तो ये माइग्रेशन में भी हेल्प करेगा। ओके सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्टिवेटेड मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स मेनली प्रोड्यूस दिस साइटोकाइन। तो ये किससे निकलते हैं? हम देख चुके हैं बार बार, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से और डेंड्राइटिक सेल से। तो ये भी बार बार आ रहा है तो हम याद रख सकते हैं, यस, मैक्रोफेज
एंड डेंड्राइटिक सेल्स एमडी, ओके, ये रिलीज करते हैं. एम फॉर यू कैन रिमेंबर मैक्रोफेज, डी फॉर यू कैन रिमेंबर द डेंड्राइटिक cells. Okay, so these are releasing the our interleukin 1 and tissue necrosis factor. Okay, आगे देखते हैं. See here, some epithelial cells produce interleukin 1. तो कुछ कुछ epithelial cells खुद ही interleukin produce करेंगे. Okay, epithelial cells produce कर रहे हैं. Microbial products, foreign bodies, necrosis and variety of other inflammatory stimulation can stimulate the secretion of TNF. मतलब माइक्रोबियल प्रोडक्ट बैक्टीरिया है वो भी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, इंटरल्यूकिन का सिक्रेशन पैदा करता है. यानी जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 जरूर बनेगा. द प्रोडक्शन ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इज इंड्यूस्ड बाय सिग्नल्स थ्रू द TLR. यस, ये हम देखेंगे, टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं, वी विल सी, एंड अदर माइक्रोबियल सेंसर्स एंड द सिंथेसिस ऑफ इंटरल्यूकिन 1 इज स्टिमुलेटेड बाय आवर सेम सिग्नल्स. तो इस तरीके से उनका स्टिमुलेशन हो रहा है, हम देखेंगे. बट द जनरेशन ऑफ द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ दिस साइटोकाइंस इज डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लासोम्स डिस्क्राइब्ड अर्लियर. तो इसने पहले समझाया हुआ है, नो इशू. आगे देखते हैं. टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 इनकी जो एक्टिविटी है वो आपको फिगर नंबर 3.10 में मिलेगी. सो हियर you can see this image, okay, which we had pasted at this site at the beginning. Okay, so again we are carrying this image कि इनके क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं एक डायग्रामेटिक वे में. सो जस्ट फॉलो द टेक्स्ट बुक. यस, ये क्या कर रहे हैं, लोकल इन्फ्लामेशन कर रहे हैं. ओके सर, सिस्टेमिक पैथोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहे हैं. फाइन सर. सी हियर, वही डायग्राम, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 ये हमारे एंडोथेलियम पर वर्क कर रहे हैं. और क्या कर रहे हैं, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द एडेशन मॉलिक्यूल, जो WBC को चिपकाने वाले मॉलिक्यूल है उनको बढ़ा दे रहे हैं. फाइन सर. ये टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जो है सेल पर काम कर रहा है और सेल के बीच में गैप बढ़ा करके सेल के बीच की परमेबिलिटी को ये बढ़ा रहा है. सो दिस इज आवर सेकेंड एक्शन. फाइन. तो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जब भी बनेगा, जब भी रिलीज होगा, ये क्या करेगा, WBC को चिपकाएगा और फ्लूइड का लीकेज बढ़ाएगा. ओके सर, आगे देखते हैं. यस, जब इन्फ्लामेशन होता है तो इंटरल्यूकिन 1 निकल रहा है, कई सारे केमिकल्स निकल रहे हैं, कीमोकाइंस जो कीमो अट्रैक्शन करते हैं, कीमोटैक्सिस करते हैं. ओके सर, अब आगे देखो, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 ये WBC को एक्टिवेट कर रहे हैं. ओके, दिस इज आवर न्यूट्रोफिल, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस दिखा रहा है तो ये क्या बता रहा है आपका न्यूट्रोफिल, और इसके साथ में एक न्यूक्लियस दिखा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आवर मोनोसाइट और यू कैन से मैक्रोफेज. मोनोसाइट ही जब ब्लड में आता है, फिजियोलॉजी की क्लासेस हमारी याद करो बेटा, हम देख चुके हैं. मोनोसाइट जब ब्लड से, यस, ब्लड में रहता है तो मोनोसाइट, टिश्यू स्पेस में आता है तो मैक्रोफेज. दिस इज अवर एक्यूट इन्फ्लामेशन कंडीशन, जबकि ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन में है. ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ही अलग अलग तरीके के केमिकल मीडिएटर रिलीज करते हैं. इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, कीमोकाइन. याद रखेंगे, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, these are not only released by the neutrophil but these are also released by the macrophages. ओके सर. यस, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन के कंडीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल से भी रिलीज हो सकते हैं. ओके सर, आगे समझते हैं. इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 बन गए एक्यूट इन्फ्लामेशन में, तो वो टी सेल को एक्टिवेट कर दिए. टी सेल जब एक्टिवेट हुआ तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी केमिकल मीडिएटर इंटरल्यूकिन 17 निकालना चालू कर दिया, और इस तरीके से अदर सेल टाइप पर इसकी एक्टिविटी होती गई और खूब सारे इसने केमिकाइंस रिलीज किए. सो नाइस कॉन्सेप्ट वी आर हैविंग. ओके सर, आगे की बातें करते हैं. सिस्टेमिक प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स. सी हियर, ये जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, ये किस पर काम करेगा, इट इज एक्टिंग ओवर द ब्रेन, और ब्रेन पर काम करके, हाइपोथैलेमस पर काम करके, आपको पता है
फिजियोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी सेंटर उसको अल्टर करके ये क्या करेगा बेटा, फीवर जनरेट करेगा। फाइन सर। और हम समझ रहे हैं ये आगे काम आएगा, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 लीवर पर काम करता है और लीवर से फिर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन बनते हैं, याद रखेंगे। दिस ऑल आर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी केमिकल एजेंट। तो जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, लीवर एक्टिवेट हुआ, लीवर से कुछ खास प्रोटीन बनते हैं जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, इसे हम कहते हैं एक्यूट फेस प्रोटीन या फिर एक्यूट फेस रिएक्टेंट्स। ओके सर। इसके अलावा सेम एक्यूट इन्फ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर बोन मैरो पर काम किए और डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा दिए। गेटिंग द पॉइंट, डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा दिए। दैट्स व्हाई यस, नाउ इट विल पार्टिसिपेट इन मोर अवर इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। ओके सर। यानी कि जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, फीवर होगा, कुछ खास हमारे ब्लड में केमिकल मीडिएटर बढ़ जाएंगे और ल्यूकोसाइटोसिस होगा। सो नाइस कॉन्सेप्ट। अब बेटा जब भी मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, एपेंडिसाइटिस कोई भी सिचुएशन हुआ, आपको बोलना ही बोलना है फीवर होगा। क्यों होगा? क्योंकि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन निकले। यस, लीवर जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा और ब्लड में कुछ खास प्रोटीन नजर आएंगे जो बताएंगे कि हाँ बॉडी ठीक नहीं है, दे आर एक्यूट फेस रिएक्टेंट और द प्रोटीन। और इसके साथ में बोन मैरो को भी ये स्टिमुलेट कर रहे हैं। बोन मैरो का स्टिमुलेशन होने के कारण आपको ल्यूकोसाइटोसिस देखने के लिए मिलती है। एंजॉय द इच नॉलेज, इच बाइट ऑफ द नॉलेज। अब आप बता सकते हैं कि क्यों अगर मान लो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आता है तो हमेशा फीवर होता है, हमेशा ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है और ब्लड में कुछ स्पेशल प्रोटीन बढ़ जाते हैं। वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आगे हम देखते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट। जब भी अगर इन्फेक्शन होता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर निकलता है और वो हार्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, वेंट्रिकल की एक्टिविटी को कम अफेक्ट करेगा और लो आउटपुट करेगा। तो इसलिए लो बीपी आपको मिल सकती है, कमजोरी लगती है, ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, चक्कर आना चालू हो जाता है। तो तबीयत खराब होता है तो ये सिंपल सी डॉक्टर साहब कमजोरी लग रही है, पल्स आपको वीक मिलती है, यस लो आउटपुट है, इसी कारण तो आपको तबीयत खराब जब होता है तो वीक पल्स मिलता है। सो ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, दिस इज द अवर जनरल पैथोलॉजी। ये कहीं और आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जब निकलता है तो हमने देखा था कि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर सेल एडेशन को बढ़ा देता है, प्रोकॉगुलेंट को बढ़ाता है, एंटीकॉगुलेंट को कम करता है, इसलिए ये क्लॉटिंग फिनोमिना को बढ़ा देता है। और इसके अलावा यस, ये परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो जब भी फीवर होगा, सॉरी, जब भी आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, एपेंडिसाइटिस है तो वहाँ पर क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इश्चीमिया गैंग्रीन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके, कोलेसिस्टाइटिस है तो भी, ओके, हेपेटाइटिस, दिस ऑल द कंडीशन, जब भी एक्यूट इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तब क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मल्टीपल टिश्यू पर भी ये एक्ट करता है। हमारे टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 अलग अलग टिश्यू पर काम करते हैं और स्केलेटल मसल पर काम करके वहाँ रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। तो इंसुलिन की एक्टिविटी नहीं हो रही, ग्लूकोज की एंट्री सेल में नहीं होगी, और ग्लूकोज की एंट्री अगर सेल में नहीं होगी तो सेल जो है कमजोर हो जाएंगे। सो रिमेंबर अगेन वन वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इसलिए रॉबिन्स जो है वो आपकी बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, इसे पढ़ने में मजा आ जाता है। यस, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देयर विल बी द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस, यस, ग्लूकोज no entry into सेल, इसलिए आप देखेंगे देयर विल बी द वीकनेस। सेल को ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं तो सेल कहाँ से कांटेक्ट कर पाएगा, कमजोरी आ जाएगी। ओके, तो अब आप बता सकते हैं कि क्यों तबीयत खराब होने पर यस चक्कर आता है, फीवर आता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, क्यों कमजोरी लगती है। ओके, दिस ऑल द थिंग्स यू कैन डिस्क्राइब, वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। फाइन, हियर it is given what are the different activities of the our TNF and interleukin 1.
Yes sir, here it is given. क्या क्या मेन काम है अभी हमने देखा, एंडोथीलियम को एक्टिवेट करेगा, यस सर, WBC और अदर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, देख चुके हैं। सिस्टेमिक एक्यूट फेस रिस्पॉन्स, इसे हम APR कहते हैं, ओके। तो कुछ खास प्रोटीन बढ़ जाते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने पर फीवर जरूर आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और दी एंड दे आर ऑल्सो इम्प्लीकेटेड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, इसे हम सर्स कहते हैं, ओके। एक सर नहीं, कई सारे सर, ओके। सो यू कैन रिमेंबर सर्स, SIRS, सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। पूरे बॉडी के सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, इन्फ्लामेशन होगा और कुछ सर्टेन आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसेमिनेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यस, वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन होता है जिसके कारण आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, एंड अदर सीरियस कंडीशंस आल्सो विच आर डिस्क्राइब्ड लेटर, ओके सर, फाइन। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर रेगुलेट्स एनर्जी बैलेंस, तो ये एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करता है, इसलिए आपको अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कैचेक्सिया देखने के लिए मिलेगा, सो यू विल बी एबल टू लुक फॉर द अवर कैचेक्सिया, ओके। दिस इज द पैथोलॉजिकल स्टेट जिसमें आपको वेट लॉस देखने के लिए मिलती है, मसल एट्रोफी हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, गेटिंग द पॉइंट। और यहाँ पर यस, दिस इज आवर फार्मेकोलॉजी जो रॉबिन्स में समझाई गई है। सो दिस इज आवर फार्मा एंड मेडिसिन इंटीग्रेशन। देयर इज अ TNF अल्फा और TNF एंटागोनिस्ट, ओके। they are very helpful for the our acute inflammation and the chronic inflammation. acute, yes, TNF अगर निकल रहा है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है, लंबे समय तक एक्यूट इन्फ्लामेशन होता रहता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को अगर आपको सप्रेस करना है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में होने वाले एक्यूट इन्फ्लामेशन को आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन 1, 6, TNF निकाल रहे हैं, तो इनको आप ब्लॉक कर दोगे तो आगे की एक्टिविटी ठीक हो जाएगी। दैट्स वाई दीज आर यूज्ड मेनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक्स फॉर योर हैरिसन मेडिसिन। इसीलिए इसको हम सोरियासिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में यूज़ करते हैं। तो आपका ये हैरिसन का क्वेश्चन TNF एंटागोनिस्ट गिवन इन मेनी केसेस, क्या क्या, रोमेटॉइड आर्थराइटिस 1, नेक्स्ट इज अवर सोरियासिस 2, और इसी तरीके से तीसरा इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज 3। तो ये 3 सिचुएशन हैं जो आपको याद रखने हैं, गेटिंग द पॉइंट, ओके सर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी हियर। इस ट्रीटमेंट का एक गड़बड़ चीज़ क्या है कि माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, ओके, क्योंकि इम्यूनिटी वगैरह जो है वो अल्टर हो जाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द रिड्यूस्ड एबिलिटी टू मैक्रोफेज टू किल इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को मारने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, ओके। व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है कि मैक्रोफेज इनहिबिट हो रहे हैं, मैक्रोफेज इनहिबिट होने के कारण यस TB के चांसेस बढ़ जाते हैं। Although many of the action of the TNF alpha, TNF एंड इंटरल्यूकिन 1 आर ओवरलैपिंग, तो ये दोनों की एक्टिविटी काफ़ी ओवरलैप करती है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट आर नॉट एज इफेक्टिव फॉर रीजन दैट रिमेन ऑब्सक्योर। लेकिन इंटरल्यूकिन एंटागोनिस्ट बहुत पावरफुल नहीं है, ऑल्सो ब्लॉकिंग आइदर साइटोकाइन, नो इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द सेप्सिस, ओके। और देखा गया है कि अगर हम इंटरल्यूकिन को ब्लॉक कर देते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को सप्रेस करने की इफेक्ट नहीं होते, परहैप्स बिकॉज अदर साइटोकाइंस कंट्रीब्यूट टू दिस सीरियस सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इसीलिए रॉबिन्स की टेक्स्ट बुक कह रही है कि शायद इसी कारण से यस अदर साइटोकाइन जो है वो SIRS में पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट इट इज सेइंग, सी हियर, आपने TNF एंटागोनिस्ट दे दिया, लेकिन इस TNF एंटागोनिस्ट की खासियत क्या है, यस, डिक्रीजेस मैक्रोफेज एक्टिविटी, और मैक्रोफेज की अगर एक्टिविटी कम हो गई
तो इस कारण से क्या होगा, सी हियर, ये फार्मा का आपका कॉन्सेप्ट है। अगर मैक्रोफेज की एक्टिविटी कम हो गई तो उस कंडीशन में इंक्रीज इन्फेक्शन बाय mycobacteria. Okay, here it is written increased susceptibility to the mycobacterial infection. So TB, you can say decrease immunity, so more chances of the TB. ओके तो ये है बेटा आपका एक बहुत बढ़िया सा इंटीग्रेशन विथ आवर अगेन फार्मा एंड मेडिसिन। वहाँ पर आपको मिलेगा कि TNF अल्फा एगोनिस्ट, TNF एंटागोनिस्ट अगर हमने यूज़ किया तो उस सिचुएशन में आपको कभी भी, यस, यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट देयर इज द गुड इम्यूनिटी। और जब भी ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो बहुत अच्छा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो रही है, सोरियासिस ठीक हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज ठीक हो रहा है, बहुत खतरनाक बीमारियां हम फार्मा में पढ़ेंगे। लेकिन इनके कारण क्या होता है, टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो TNF अल्फा TNF एंटागोनिस्ट हैविंग द साइड इफेक्ट ऑफ द mycobacterial infection. Okay sir, so these are the our different points. Now see here, we are going to look for the our more points, yes, chemokines in our next part. So thank you very much for this detailed kind of the video. Yes, you will feel that it is not too useful, लेकिन आगे फार्मा और मेडिसिन में ये काम आएगा, वहाँ पर हम फिर से रिकॉल करेंगे. So thank you very much. God bless you all. All the best.